हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स साइकिल पर। आज हम सब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें हम लोग पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि कोई वैद्युत द्विध्रुव हम लोग वैद्युत द्विध्रुव हम लोग ये ले लेते हैं ए बी, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। इसका मिड पॉइंट जो है वो ओ है। इसके मिड पॉइंट ओ से निरक्षीय स्थिति में, ये इसका अक्ष हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। इसके निरक्षीय स्थिति में आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि हमारे पास इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ होगा। ये वेक्टर E1 और इस माइनस क्यू के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E2। ठीक, वेक्टर E1 का डायरेक्शन ये हो गया और वेक्टर E2 का डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इस साइड में मिलेगा। इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसके लिए हम लोग ये वाला एंगल जो मान लेते हैं वो कंसीडर कर लेते हैं कि थीटा है। ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि ये E1 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। E1 के दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये हो जाएगा E1 sin थीटा। ठीक वैसे ही E2 जो है इसके भी दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये इसका E2 cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिए थे ये टोटल 2L लंबाई का था। ये L है, ये हमारा R है। तो ये एक हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग ये वाला जो टर्म है लिख सकते हैं √r² प्लस L² लिख सकते हैं। R ये वाली भुजा हो गया और L ये वाली भुजा हो गया। तो ये हो जाएगा √r² प्लस L²। ठीक उसी तरीके से ये वाली भुजा भी हमारा क्या होगा, √r² प्लस L² ही होगा। ठीक, अब हम करते क्या है कि ये जो हमारा चित्र बना गया है इसको हम बाहर बना लेते हैं कहीं, इसको पॉइंट P पर डिनोट किया जाए। तो पॉइंट P पर ये वाला जो डायरेक्शन है वो वेक्टर E1 का है, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो वेक्टर E2 का है। अब इसके दो दो कंपोनेंट किए गए थे। ये वाला जो कंपोनेंट है और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
ये वाला कंपोनेंट इसका हुआ था E1 साइन थीटा, ये एंगल थीटा था तो, और ये वाला कंपोनेंट हुआ था E1 कॉस थीटा। ठीक वैसे ही इसका भी कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये भी एंगल थीटा बनेगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा E2 साइन थीटा। क्लियर है? तो अब यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमारे पास निकालना हो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितना मिल जाएगा, E1 मिलेगा। और E1 का अगर परिमाण सिर्फ लिखना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये वाला बेस, बटे के इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, दूरी क्या है BP, BP का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे के BP का क्या है, ये वैल्यू है, इसका √r² प्लस L², इसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा R² प्लस L²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये कितना मिल जाएगा, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q बटे के दूरी, माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हैं तो A से P तक का दूरी होगा AP का स्क्वायर। अब AP का स्क्वायर अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के AP, A से P तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है √r² प्लस L², इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा R² प्लस L², ये हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर सेकंड कर देते हैं। ये तो हमारे पास आ गया E1 और E2 का परिमाण। लेकिन E1 और E2 को ध्यान से देखा जाए तो E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E2 साइन थीटा नीचे की तरफ। अगर इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ये बिंदु P पर, ये पॉइंट P पर क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एक E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट E2 साइन थीटा नीचे की तरफ। साइन थीटा तो बराबर होगा, बाकी बच्चा E1 और E2। E1 और E2 को ध्यान से देख लिया जाए। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² प्लस L²। इसका मतलब E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर, परिमाण में बराबर है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों आपस में बराबर होंगे और जस्ट अपोजिट दिशा में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बाकी दो कंपोनेंट अभी हमारे पास और बचे हैं, कौन कौन से, E1 cos थीटा जो कि इधर की तरफ है और E2 cos थीटा जो कि इधर की तरफ है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो इधर की तरफ ही है, दोनों का डायरेक्शन। इसका मतलब जो परिणामी मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इन दोनों के योग द्वारा मिलेगा। तो इन दोनों के योग द्वारा मिलेगा तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो अतः यहां पर लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1/4πε0 E1 की वैल्यू हो जाएगा Q/r² प्लस L² और इसके साथ क्या है कॉस थीटा प्लस E2 की वैल्यू भी यही है 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और इसके साथ क्या कॉस थीटा। तो ये दो बार लिखे गए हैं तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1/4πε0 Q/r² प्लस L² 2 cos थीटा लिख सकते हैं, कैपिटल ई की वैल्यू 2 cos थीटा। अब यहां से हम लोगों को करना क्या है, cos थीटा की वैल्यू चित्रानुसार cos थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए, यहाँ पे थीटा ये एंगल है, ये एंगल थीटा बन रहा है तो इसके लिए cos थीटा अगर अप्लाई करेंगे तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा L और कर्ण कितना होगा √r² प्लस L², तो L बटा के √r² प्लस L² होगा cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा बराबर L, या यहाँ पर अगर एक नाम और देना चाहे तो नाम दे सकते हैं क्या, OB बटे के PB, ये हो जाएगा PB। OB की वैल्यू है L बटे PB की वैल्यू है √r² प्लस L²। अगर इसको एक लाइन और बढ़ा दिया जाए तो L बटा के ये r² प्लस L² होल पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, ये पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद इस cos थीटा की वैल्यू L बटे के r² प्लस L² होल पावर 2 उस पर रख देंगे ऊपर की तरफ, तो उपरोक्त समीकरण से कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 cos थीटा के प्लेस पर L बटे के r² प्लस L² होल पावर 1/2। अब ऊपर की तरफ अगर ध्यान से देखा जाए तो 2QL किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो 2QL के बराबर होता है, तो 2QL ये हो जाएगा हमारा P, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा P बटे के नीचे मिला r² प्लस L², ये r² प्लस L² इसके पावर 1 हो सकता है और r² प्लस L² इसके पावर 1/2, तो बेस दोनों का बराबर है, घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, बेस दोनों का बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर इसका 1 और इसका 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, तो यहाँ पर पावर जो हो जाएगा इसका वो पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा मिल गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² प्लस L² होल पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि R इज ग्रेटर देन L तब r² के सापेक्ष L² नगण्य होगा, r² के सापेक्ष L² क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, तो जो L² को r² के साथ जोड़ा गया उसको नगण्य मान लेंगे तो सिर्फ बचेगा r², तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r² बचा और उसके पावर कितना बचा 3/2, तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किसका होगा 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा बचेगा क्या 3, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 P बटे के r³ ये हो जाएगा हमारा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब के लिए निरक्षीय स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ होगा। लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए डायरेक्शन जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो इधर की तरफ मिल रहा है, मतलब P से
इधर की तरफ डायरेक्शन मिला है। तो अगर इस चित्र में देखा जाए तो यहाँ पर रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ मिला है। इसका मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव के समांतर प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। ये हमारा मिल गया किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। उसके निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र मिल गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी तक दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसके लिए चित्र हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू से मिलकर बना है। इसका मिड पॉइंट ओ हो गया। इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी का डायरेक्शन, वेक्टर पी का डायरेक्शन हो जाएगा। एक इसके मिड पॉइंट ओ से इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से थीटा कोण बनाते हुए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। फिर से वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है, टोटल लंबाई 2l है, इसका मिड पॉइंट ओ है। इस वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण बनाते हुए आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर क्या निकालना हमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो वेक्टर P इधर की तरफ डायरेक्शन है, इसके साथ अगर ये एंगल थीटा बना है, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो सकता है, P cos थीटा होगा। थीटा जिससे बना कोण होता है वो cos थीटा के रूप में जाता है। तो इसका मतलब कि अगर इस वेक्टर P के दो कंपोनेंट किए जाएं तो पहला जो P cos थीटा मिलेगा वो कुछ हमें इधर की तरफ मिलेगा। वो कितना मिलेगा, P cos थीटा। ये तो हो गया हमारा P cos थीटा इधर की तरफ। इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, P sin थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा हमें वो तो मिलेगा P sin थीटा। लेकिन जब ये P sin थीटा मिलेगा इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव हमारा कुछ ऐसे, वैद्युत द्विध्रुव कुछ हमारा ऐसे रहा होगा। ये हो गया हमारा P sin थीटा। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट मिल रहा है हमारा वो P sin थीटा मिल रहा है। P sin थीटा इधर की तरफ कंपोनेंट मिल गया और इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाला ये वाला कंपोनेंट क्या मिला,
P cos थीटा। इसका मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा P इस तरीके से था, वो इधर की तरफ देखा जाए तो P cos थीटा के रूप में हो सकता है, और अगर इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखा जाए तो P sin थीटा के रूप में हो सकता है। तो अब बात हमारी आती है कि ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P के साथ ये अगर ये P cos थीटा हो तो अक्षीय स्थिति में हो सकता है बिंदु P, या निरक्षीय स्थिति में। तो ध्यान से देखा जाए, अगर वैद्युत द्विध्रुव हमारा इस तरीके से हो, वैद्युत द्विध्रुव हमारा अगर इस तरीके से हो, तो उस कंडीशन पे ये जो बिंदु P है वो इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में होगा। इसका मतलब P cos थीटा के कारण बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि P cos थीटा के कारण बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा। जब ये अक्षीय स्थिति में होगा तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला होता है 2P, लेकिन यहाँ पे P के स्थान पर क्या है, P cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2P cos थीटा बटे के, यहाँ से डिस्टेंस कितना है R डिस्टेंस है, तो बटे के R क्यूब, 2P cos थीटा बटे के R क्यूब, ये हो जाएगा E1 किसके कारण, P cos थीटा के कारण हो जाएगा। अब ठीक इसी तरीके से लिया जाए तो P sin थीटा अगर बात किया जाए, P sin थीटा के कारण, तो P sin थीटा हमारा इधर की तरफ है। अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव अगर इस तरीके से हो और हमारा पॉइंट P इस तरीके से हो, इसका मतलब ये क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में। तो इस कंडीशन पे ये बिंदु P क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में। किस वाले कंडीशन पर, P sin थीटा वाले पर। तो P sin थीटा वाले पर वैद्युत, ये जो बिंदु P है वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे लिख देंगे कि P sin थीटा के कारण बिंदु P निरक्षीय स्थिति में होगा, निरक्षीय स्थिति में होगा। तो उस कंडीशन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कितना, इस वाले में P sin थीटा है, तो ये हो जाएगा P sin थीटा, अब बटे के इससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, तो ये P sin थीटा बटे के R क्यूब, ये E2 का डायरेक्शन हो, E2 की वैल्यू हो जाएगा। अब E1 और E2 का डायरेक्शन देखा जाए तो E1 और E2 का डायरेक्शन ध्यान से देखने के लिए, ध्यान से देखना कि ये P cos थीटा इधर की तरफ है, तो P cos थीटा अक्षीय स्थिति में था, और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, दूर की तरफ ही होगा। इसका मतलब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, इधर की तरफ होगा। ये क्या हो गया हमारा वेक्टर E1, ये वेक्टर E1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है निरक्षीय स्थिति में, ये बिंदु P जो हो गया वो क्या हो गया, अब निरक्षीय स्थिति में हो गया। इसके कारण जब निरक्षीय स्थिति में है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, इसका मतलब इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 का डायरेक्शन हो जाएगा। अब E1 और E2 इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर E होगा, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट। अभी तक तो ये एंगल हमारा थीटा बन रहा था, तो यहाँ पर वेक्टर E1 का डायरेक्शन और वेक्टर E2 इन दोनों का डायरेक्शन हम लोग पता कर लिए। तो इन दोनों का डायरेक्शन पता करने के बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हम लोग। तो अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के पश्चात हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट प्राप्त करेंगे। और इन दोनों का रिजल्टेंट प्राप्त करने के लिए हमें इतना पता है कि ये दोनों जस्ट परपेंडिकुलर हैं। और जब ये दोनों जस्ट परपेंडिकुलर हैं तो दो परपेंडिकुलर सदिशों का परिणामी सदिश निकालने का जो तरीका हमारे पास है वो क्या है, अतः परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला क्या है? ये इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, और दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। E2 E1 इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई इन सबके साथ करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म हट ही जाएगा, ये कोई टर्म नहीं बचेगा। इसका मतलब बचा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे के r क्यूब। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे के r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे के r क्यूब इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर कुछ कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। क्या कॉमन लेकर बाहर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r क्यूब बटे के r क्यूब। अगर यहां से कॉमन लेते हैं, यहां से कॉमन लेकर बाहर अगर निकालते हैं तो होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है। होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा बाहर आने पर क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अंडर रूट में बचा क्या यहाँ पर? 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस इधर तो ये कॉमन हो गया, बचा क्या? सिर्फ साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r क्यूब अंडर रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा था उसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगा किसके कारण? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये तो हमारा जनरल फार्मूला। इससे हम लोग निकाल सकते हैं अक्षीय स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में भी। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए इस साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। होता का अगर अक्षीय स्थिति की बात किया जाए तो अक्षीय स्थिति में होगा क्या कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव ऐसे था, तो ये जो बिंदु P है वो इधर होता। तो जब ये बिंदु P इधर होता तो इसका मतलब अक्षीय स्थिति हो जाता है। तो ये थीटा की वैल्यू क्या होता है वो कंडीशन पे? 0। तो ये अक्षीय स्थिति में आने के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख दो। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 का रूट में 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2p अपॉन r क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे के r क्यूब। ये हो जाएगा रूट में 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 का रूट में निकालेंगे बाहर 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब
ये कैपिटल ई की वैल्यू हो जाएगा। और ये फार्मूला है क्या, अक्षीय स्थिति वाला। अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें, निरक्षीय स्थिति के लिए, तो निरक्षीय स्थिति में ये जो हमारा बिंदु P है वो निरक्षीय स्थिति में होने के लिए क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में निरक्षीय स्थिति में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगा, 0। cos 90 की वैल्यू 0 होगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये रूट में 1 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब के बराबर। और ये वाला फार्मूला क्या है, निरक्षीय स्थिति वाले के लिए फार्मूला है। तो ये हमारा जो फार्मूला आया हुआ था ये किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आया था। और इस फार्मूले से हम लोग अक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र किसी दिशा में दिया गया हो, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर रख देते हैं तो होगा क्या, उस वैद्युत द्विध्रुव पर दोनों आवेशों पर बल लगेगा। जब दोनों आवेशों पर बल लगेगा तो दोनों आवेशों पर बल किन्हीं अलग अलग दिशाओं में लग सकता है, जिसकी वजह से उस द्विध्रुव पर क्या होगा, वो दोनों बल उस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। इस वजह से बोला जाता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये निकालना हम लोगों को, तो उसका चित्र बनाते हैं हम लोग। ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हम लोग कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर रख देते हैं, तो मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव हमारा कुछ इस तरीके से था। ये हो गया हमारा -Q और ये हो गया हमारा +Q आवेश। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, नाम दे देते हैं AB, जो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्थित है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2L है, कि जो टोटल लंबाई है वो कितना है, 2L है। अब ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो होगा क्या कि यहाँ पर -Q आवेश है, यहाँ पर +Q आवेश है, तो इस आवेश पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। ये धन आवेश है, धन आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस पर लगने वाला बल इधर की तरफ हो जाएगा, ये वेक्टर F। -Q आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा। अब एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से हो तो अब इस पर हम लोग जो बल लगा रहे हैं वो इधर की तरफ खींच रहे हैं, और इस पर जो बल लगा रहे हैं वो इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से होगा। इसके लिए सिंपल, ये छोटा पड़ रहा है, अगर बड़ा चीज लिया जाए वैद्युत द्विध्रुव के रूप में देखने के लिए, ये सिंपल लिया जाए, तो इसमें हो क्या रहा है, ये यहाँ पर हमारा धनावेश है, इस तरीके से मान लिया जाए, इस पर धनावेश हो गया और इस पर क्या हमारा ऋण आवेश। इस पर बल लगा रहे हैं हम इधर की तरफ और इस पर बल लगा रहे हैं हम इधर की तरफ,
तो जब इस पर बल लगाएंगे इधर की तरफ, इस पर लगाएंगे बल इधर की तरफ, तो ऐसे क्या होगा, घूमेगा। पहले हमारा इस तरीके से था, इस पर बल लगाना है हमको इस डायरेक्शन में, और इस पर जो बल लगाना है वो लगाना है इस डायरेक्शन में। तो लगाते हैं बल, तो लगाएंगे खींचेंगे तो क्या होगा, ये घूम जा रहा है। तो ये दोनों बल जो समान परिमाण के बल थे, ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास किए। पहले ऐसे थे लेकिन इसको घुमाकर कुछ ऐसे कर दिया। जब इसको घुमाकर कुछ ऐसे कर दिया तो क्या हो रहा है, घुमाने में बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल युग्म का आघूर्ण बराबर दोनों बलों में से एक बल गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच दूरी। तो अब यहां पर हम लोगों को निकालना है एक बल, हमें तो बल के बारे में पता होगा F, जो कि Q इंटू ई के बराबर लगेगा, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखा, एक बल लग रहा है इधर की तरफ, इसका क्रिया रेखा ये होगा पूरा का पूरा इसके जस्ट समांतर, कुछ इस तरीके से ये क्रिया रेखा होगा पहले वाले बल का। अगर इस वाले बल की बात किया जाए तो इस वाले बल का क्रिया रेखा ये होगा, तो इस वाले बल का क्रिया रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी ये वाली दूरी। तो यहां से हम लोग अगर परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए ध्यान देना कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वैद्युत द्विध्रुव का, जो कि थीटा कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र से, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा, हमें फाइंड आउट करना है ये वाली क्वांटिटी, और हमें पता है ये वाली क्वांटिटी। ये हमारा है कर्ण, ये जो हमको पता है 2l, ये हमारा क्या है, कर्ण है। और ये वाला हमको पता करना है ये क्या है, लंब है। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर, अगर इसका नाम दे दिए ये ए बी, इसे सी नाम दे दिया जाए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। लंब कितना होगा, BC, बटा के कर्ण कितना होगा, AB, कर्ण हो गया AB। तो यहां से BC बराबर, हमें BC पता करना था, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। AB साइन थीटा होगा, AB की वैल्यू है क्या, 2l के बराबर, तो ये हो जाएगा 2l, और इधर क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब BC की वैल्यू क्या आ गया, 2l साइन थीटा। तो ये वाली जो लंबाई आ गई वो क्या आ गई, 2l साइन थीटा, जो कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी है। तो एक बल निकालना है, और बल बराबर होता है Q इंटू F बराबर Q इंटू ई। Q आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो Q इंटू ई हो जाएगा, इंटू दोनों बलों की क्रिया की रेखा के बीच की दूरी 2l साइन थीटा। अब यहां से 2QL, ये क्या हो जाएगा, 2QL P के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं PE साइन थीटा, और ये जो बल युग्म का आघूर्ण है उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर हमारा मिल जाएगा PE साइन थीटा। अगर टाउ मैक्सिमम की बात किया जाए तो टाउ मैक्सिमम कब मिलेगा, जब साइन थीटा क्या हो, बराबर 1 हो, तब टाउ मैक्सिमम अधिकतम जो होगा वो किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा। अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में टाउ जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू, यहां से साइन थीटा किस प्रोडक्ट में आता है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो जाएगा हमारा सदिश रूप में। तो सदिश रूप में बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E के बराबर मिलेगा। यहां से वेक्टर टाउ का हम लोग
मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक तो हम लोग क्लास 11th में ही बलियों का आघूर्ण पढ़े हैं। बलियों के आघूर्ण का मात्रक, मात्रक क्या होगा, बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की दूरी है, तो बल गुणे दूरी न्यूटन मीटर, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। यहां पर जो हमारे पास था, एक चीज इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक समान वायु क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा गया है तो उस द्विध्रुव के प्रत्येक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा। प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के जस्ट विपरीत दिशा में बल लगेगा। ये दोनों बल क्या कर रहे हैं, ये दोनों बल इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही घुमाने का प्रयास करने वाला जो गुण है वो बल युग्म का आघूर्ण होता है। और वो बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, उन दोनों बलों में से एक बल गुणे उन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल क्या हो जाएगा, Q इंटू ई के बराबर गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये 2l साइन थीटा निकाल चुके हैं, यहाँ से वो वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ टाउ बराबर PE साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद बाकी हम अपलोड करेंगे वीडियो क्लास 12th के सेकंड चैप्टर से। तब तक के लिए आप सब हमारे इस पुराने जितने भी वीडियो हैं उन सब को देखकर आप इस चैप्टर से जितने भी कंसेप्ट हैं वो समझ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, उस कमेंट के को पढ़कर हम आप सबकी समस्या का सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हल निकाल सकें।